गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और रिंग थ्योरी के साथ हम लोग आए थे फील्ड पर और फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आइडियल पे डिस्कस कर रहे थे। और आइडियल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बताए थे कि दो आइडियल है और दोनों का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन जो है वो भी आइडियल होगा। इसके बाद आर्बिट्रेरी के बारे में बताए थे कि यदि कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो जाए आइडियल का, मतलब 3 हो जाए 4 हो जाए, क्योंकि 2 इंटरसेक्शन आइडियल का करते हैं तो वो आइडियल मिलता है। यदि 3 लें तो 3 भी आइडियल होगा, 4 लें तो 4 भी आइडियल होगा, मतलब चारों का इंटरसेक्शन। 5 लें तो 5 का आइडियल होगा। तो उस हिसाब से हम आर्बिट्रेरी यानी कि आपके मन से ऐच्छिक कोई 10 आइडियल ले और उसको इंटरसेक्ट करके एक सेट तैयार करे तो वो भी क्या होगा, आइडियल होगा। इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग बताए थे लास्ट लेक्चर में कि हमारा आने जा रहा है कि यूनियन भी आइडियल होगा, लेकिन वो एक कंडीशन के साथ। और ये 2 तरह का चीज़ होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम लोग जानते हैं। तो वो जो एक कंडीशन था, इफ वन इज कंटेन टू अदर, यदि कोई एक दूसरे में कंटेन करता है। जैसे कोई 2 आइडियल है और पहला आइडियल दूसरे वाले में कंटेन करता है या दूसरा आइडियल पहले वाले में कंटेन करता है, तब उसका यूनियन लेंगे तो आइडियल होगा। ये बात भी क्लियर है कि यदि 2 आइडियल है और दोनों आइडियल एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है तो यूनियन लेंगे तो जो बड़ा वाला है वही वाला होगा। जिस हिसाब से पहले रिंग में भी हम लोग पढ़े थे और पार्ट 1 में भी इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि कंटेन वाला बात हो तो हमको दिखाना पड़ेगा कि दोनों का यूनियन आइडियल होगा, और यदि दोनों का यूनियन आइडियल हो तो वो कंटेन वाला बात वो होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ थ्योरम है आपका भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में, और एग्जाम भी होने की चांसेस एकदम प्रबल बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। परिस्थितियाँ वो अपनी सरकार इसकी नज़र है इस पर। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर जो होगा थ्योरम दे दीजिएगा अपने से। द यूनियन ऑफ two ideal is an ideal if and only if। इसके बारे में तो जानते हैं, if and only if। One is contains to other। सिर्फ और सिर्फ तो जान रहे हैं कि उसका मतलब नेसेसरी सफिशिएंट के तौर पे हम लोग तो बहुत बार जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आई हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ यूनियन वाला हम लोग जो थ्योरम पिक करते हैं वो कैसा थ्योरम पिक करते हैं कि 2 आइडियल है और उसका यूनियन हमको दिखाना है आइडियल है, उसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पहले 2 आइडियल का सिंबल क्रिएट करेंगे, मानेंगे, सपोज करेंगे, और इसके बाद तब फिर आगे हम लोग कंडीशन तैयार करते जाएंगे। देखिए इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी दिया हुआ है, बताते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। लेट I1 and I2 be are 2 आइडियल। सबसे पहले हम लोग 2 आइडियल लिए। थ्योरम किस हिसाब से कहता है उसको हम जरा बगल में लिख लेते हैं, नोट में आप लोग भी लिख लेंगे। इस दोनों का यूनियन आइडियल होगा। आइडियल जब भी होता है किसी रिंग का होता है, ये तो जानते ही हैं, आइडियल होगा। इफ एंड ओनली इफ
one is contain either I1 is contain to I2 और या I2 is contain I1। ये एक नंबर मान लीजिए, ये दो नंबर मान लीजिए। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, आपको जो प्रूफ करना है ये आइडियल है तो दिखाना पड़ेगा 2, ये इसमें कंटेन करता है या इसमें कंटेन करता है। ये जो कंडीशन हमारा कहलाएगा ये कहलाएगा नेसेसरी कंडीशन। और यदि या तो ये कंडीशन हो I1 कंटेन टू I2, I2 कंटेन टू I1, यानी कि 2 कंडीशन दिया हो और प्रूफ करना हो कि ये आइडियल है, मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा कहलाएगा सफिशिएंट P बैक से। सफिशिएंट कंडीशन कहलाएगा। तो ये बात तो क्लियर है हमारा, ये नेसेसरी कंडीशन कहलाएगा, इनसफिशिएंट इधर से आएंगे नेसेसरी और इधर से सफिशिएंट। क्लियर है। हम लोग जो छोटा है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन छोटा नजर आ रहा है तो ऐसा मानेंगे और ऐसा प्रूफ करेंगे तो कंडीशन हमारा क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन होगा। इसके बाद फिर उधर से वो बड़ा है थोड़ा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। आइए सपोज करते हैं, सपोज one ideal contains two other ideal। one दूसरे में कंटेन करता है, that is either I1 contain I2 और I2 contain I1। वन आइडियल कंटेन्स टू अदर, इसका मतलब ये हुआ या तो I1 कंटेन करता है I2 में या I2 कंटेन करता है I1। वी सेड टू सो दैट I1 union I2 the condition is necessary sufficient लिखना भूल जाए, यहाँ पे लिख देंगे the condition is sufficient। the condition is sufficient। sufficient condition में हम लोग सपोज करते हैं one contain to other। we said to show that I1 union I2 is an ideal। ये बात क्लियर है और फिर रिंग अंडरस्टूड है। चलिए, ये कंडीशन है तो ये प्रूफ करना है, या ये कंडीशन है तो ये प्रूफ करना है। बहुत इजी है, हम लिखते हैं व्हेन, जब I1 कंटेन टू I2, जब I1 कंटेन करता है I2, इस कंडीशन में क्या बनेगा, सिंस I1 कंटेन I2 implies that I1 यूनियन I2 इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब आप फिगर में समझेंगे। I1 किसके अंदर है, I2 के अंदर है, मतलब ये I1 है और ये I2 है। इस दोनों का जब यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला बचेगा I2 होगा। ठीक है। अच्छा, I2 के बारे में क्या है, सीधा लिखिएगा, आप जगह लेंगे। I2 क्या है, ए आइडियल। ये एक आइडियल है कि नहीं। अच्छा, I2 जब आइडियल है तो बताइए I1 यूनियन I2 ये आइडियल है, और जब ये आइडियल है तो ये आइडियल होगा कि नहीं।
क्लियर है, ये आइडियल हो गया। फिर उसी तरह व्हेन, ये कंडीशन हो चुका था, कंडीशन अब लेने किसको जा रहे हैं, इसको, I2 contain I1 since I2 contain करता है I1 में, implies that I2 union I1 is equal to, क्या होगा बताइए, ये I2 है, मतलब जो अंदर में है वो I2 है, जो बाहर में है वो I1 है, तो दोनों का यूनियन में बड़ा वाला I1, ए आइडियल, ये एक आइडियल है कि नहीं, अच्छा ये आइडियल है, ये इसके बराबर हुआ, तो ये क्या हुआ, I2 यूनियन I1 इज आइडियल। अब अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हैं, I2 है तो इसको I1 पहले लिख दीजिए और I2 के बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज आइडियल। दोनों कंडीशन में I1 यूनियन I2 आइडियल हो गया कि नहीं, दोनों कंडीशन में आइडियल हो गया, द कंडीशन इज सफिशिएंट, क्लियर हो गया, ये माने ये वाला माने, तो जब ये माने ये दिख गया, ये माने ये दिख गया, चलिए आइए हम लोग अब लेंगे कौन सा, कंडीशन नंबर ये नेसेसरी, यानी कि ये मानेंगे और ये दिखाएंगे, बहुत इजी है, आइए। The condition is sufficient, necessary, sufficient हो चुका है, the condition is sufficient। Suppose हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, ये कंडीशन I1 यूनियन I2 इज एन आइडियल। फिर से बोलते हैं, आइडियल किसी रिंग का होता है, ये अंडरस्टूड चीज है, लिखेंगे ऑफ आइडियल या वगैरह कोई दिक्कत नहीं, ऑफ एन रिंग लिखेंगे। चलिए, वी शैल टू शो दैट, वी शैल टू सो दैट, प्रूफ करेंगे, वन आइडियल contain to other ideal, मतलब कोई भी एक आइडियल दूसरे आइडियल में कंटेन करता है, दैट इज टू प्रूव, दैट इज टू प्रूव दैट आइडर, कोई भी, मतलब I1 कंटेन टू I2 और I2 कंटेन टू I1, वही बात हुआ। तो सपोज हो गया, वी हैव टू शो दैट, इसके बाद आइए इफ पॉसिबल, हाँ आइए जरा सा हम लोग देखें, देखिए I1 हम लोग सपोज किए कि I1 I2 का यूनियन जो है वो आइडियल है, हमको प्रूफ करना है, या तो I1 कंटेन करता है I2 में या I2 कंटेन करता है I1 में, ये प्रूफ करना है। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, वो आपको हम पहले प्लेटफॉर्म तैयार करके कुछ बता देते हैं। प्रूफ करने का एकदम आसान तरीका है, ये मान लीजिए कि ना तो I1 कंटेन करता है I2 में, कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन से, और ना ही I2 कंटेन करता है I1 में, तो ये चीज हम मान लेंगे। अच्छा, यदि I1 कंटेन नहीं करता है I2 में, तो ये बात क्लियर है कि I2 बाहर है और I1 बाहर है, मतलब अलग अलग है। यदि ये I1 है और ये I2 है, ये I2 इसके अंदर में नहीं है, I2 I1 के अंदर में नहीं है,
मतलब बाहर है। बाहर है का मतलब सेट थ्योरी के रूप में एटलीस्ट वन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इन दिस सेट बट नॉट बिलोंग्स टू इन दिस सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी से हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई दो सेट एक दूसरे के अंदर नहीं कंटेन करता है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जो इसमें रहा होगा, इसमें नहीं रहा होगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करता है मतलब अलग है, मतलब तो कम से कम एक एलिमेंट इसमें रहा होगा जो इसमें नहीं रहा होगा, और जो इसमें रहा होगा वो इसमें नहीं रहा होगा। उसी तरह से यदि I2 कंटेन नहीं करता है I1 में, I2 कंटेन नहीं करता है I1 में, तो कम से कम एक एलिमेंट जो I1 में रहा होगा लेकिन I2 में नहीं रहा होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो इसी हिसाब से हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। if possible we assume that, यदि संभव हो तो हम लोग मानेंगे neither I1 contains I2 nor I2 contains I1। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, ना तो ये इसके अंदर कंटेन करता है ना ही ये इसके अंदर कंटेन करता है। दैट इज आइदर या ये इसको काटता है ना ही नाइदर नॉर, ना तो ये इसके अंदर कंटेन करता है ना ये इसके अंदर कंटेन करता है। दैट इज आइदर I1 इज नॉट कंटेन इतना, नहीं ये फिट नहीं होगा। चलिए, दैट इज I1 ऐसा एंड I2 आइदर, और यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा कोई, इसका मतलब एक कटेगा और एक बच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या माने इसमें, ना तो ये इसके अंदर कंटेन करता है और ना ही ये इसके अंदर कंटेन करता है। सिंस I1 does not contain to I2 and contain I1, which implies that there exists, ना तो ये इसके अंदर मतलब इसमें कोई है जो इसमें नहीं है, there exists at least one element, at least one element A belongs to I1। मान लिए A में से भी कर देंगे, से belongs to I1 but A doesn't belongs to I2 and there exists at least one एलिमेंट B से, जब ये इसके अंदर नहीं है मतलब इसमें है but B doesn't contain I1, B में है बट सॉरी I1 में है बट I2 में नहीं है इसके लिए, और I2 में है बट I1 में नहीं है इसके लिए। मतलब I1 ये इसके लिए ये वाला बात और इसके लिए ये वाला बात। चलिए बहुत इजी है, बहुत अच्छे। इस कंडीशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि I1 यूनियन I2 क्या है हमारा, आइडियल है। चलिए नाउ
since I1 union I2 is an ideal, यह एक आइडियल है, आइडियल ऑफ ए रिंग आर क्लियर है सब बात। Hence बाय डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, फर्स्ट A belongs to I1 union I2, B belongs to I1 union I2 implies that, क्या लिखेंगे बताइए। दूसरा A belongs to I1 union I2, R belongs to R implies that। फर्स्ट थ्योरम पढ़ाई थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन आइडियल for a non-empty subset I of a ring R is an ideal if and only if, या सिर्फ if AB belongs to I implies that A minus B belongs to I, and second A belongs to I, R belongs to R implies that A belongs to I। याद है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्पटी सबसेट I ऑफ ए रिंग R इज एन आइडियल इफ, कंडीशन ये AB belongs to I, A minus B belongs to I, A belongs to I, R belongs to I, A belongs to I। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, शायद ये फर्स्ट थ्योरम ही बताए होंगे, तो वही वाला डेफिनेशन से हम लोग लिखेंगे ऐसा बात। यहाँ पे I के जगह पर I1 यूनियन I2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये I1 यूनियन I2 दिया हुआ है, तो दोनों का माइनस, पहले वाले से दोनों का माइनस, जिसको आइडियल कहना है, दिखाना है या है, उसमें होगा, और इसमें से R belongs to I1 union I2 and RA belongs to I1 union I2। लगे हाथ एक बार रिवाइज भी करा देते हैं कि जिस साइड आइडियल का एलिमेंट होगा उसका नेमिंग उसी से होगा, उसके अपोजिट से होगा, यानी कि यदि लेफ्ट साइड आइडियल का एलिमेंट होगा तो लेफ्ट आइडियल होगा, राइट आइडियल होगा, और यदि एलिमेंट उसका राइट साइड होता है तो उस आइडियल का नाम लेफ्ट आइडियल होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ना, A minus B belongs to I1 union I2 implies that, and A और B बिलोंग करता है I1 union I2, that is A minus B belongs to I1, यूनियन का मतलब होता है या, A minus B belongs to I2 and B belongs to I1 या, और यूनियन मतलब और B belongs to I2। देखिए यहाँ पे हम लोग बात देखिए, ये इसमें है या इसमें है, B या तो I1 में है या तो I2 में है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हमारा प्रूफ हो गया, जैसे धारा 370 हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करते ही खत्म हो गया, लेकिन तत्कालीन अमित शाह ने उस समय क्या किया कि उसको राज्यसभा और विधानसभा दोनों से पारित कर दिए, ये एक्स्ट्रा काम किए। और उस समय एक बात और ये भी रहा कि ये पारित होने के लिए विधानसभा का क्या कहते हैं उसको, कश्मीर के विधानसभा की जरूरत थी। उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन था, इसलिए राज्यपाल सब कुछ थे, इसलिए उनसे आदेश लेके, मतलब ये सटीक काम, मतलब ये साफ हुआ, इस बात से यहाँ साफ हुआ कि कोई भी काम यदि लग रहा है कि कभी ये तकलीफ दे सकता है तो उसको पूरी तरह से एक नियमावली के साथ खत्म किया गया। ठीक उसी तरह से ये क्लियर है, A भी I1 में होगा या A भी I2 में होगा, बात क्लियर है, दोनों में से कोई एक में होगा, लेकिन एक चांसेस बनता है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि कोई एक में रहे तो चलेगा और दोनों में रह जाए तो भी चलेगा। तो एक तो कंडीशन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी गड़बड़ कर सकता है,
तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक्स्ट्रा काम जो है वो भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ के बाद आगे भी बढ़ना होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस बात को। तो शुरू करते हैं हम लोग। नाउ चलेगा, 9 5 बार 10 बार जिस हिसाब से चालू हो उस हिसाब से चलेगा। A बिलोंग्स टू I1 है या नहीं है? A बिलोंग्स टू I1 इसमें भी है या इसमें भी है, मान लेते हैं इसमें है। एंड A माइनस बी कहाँ है, I1 में है या नहीं है? इसमें होगा या इसमें होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें I1 बीच इंप्लाइज। हम एक काम करते हैं, A माइनस ये कहाँ होगा, I1 में होगा। क्यों? कोई भी चीज I1 में है, कोई भी चीज I1 में है, I1 में है। अच्छा, ये I1 क्या है जी, आइडियल है। आइडियल है, आइडियल है का मतलब ये क्या है, रिंग है। आइडियल जो होता है वो किसी रिंग का होता है, और रिंग का पहला और दूसरा कंडीशन, रिंग का पहला कंडीशन A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I, तो A माइनस B बिलोंग्स टू I। ये रिंग का डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ ये आइडियल हो गया है। और दूसरा बात ये भी, यदि आइडियल है, कोई आइडियल है, तो आइडियल में एलिमेंट फिर आइडियल में एलिमेंट दोनों का माइनस फिर आइडियल में होगा कि नहीं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो भी हम जिस पे बात कर रहे थे, दोनों तरफ से हो गया। तो ये चीज I1 में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। बगल में लिख दीजिएगा, शायद वो थ्योरम फर्स्ट ही होगा, तो हम ऐसा लिख देते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला थ्योरम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों का माइनस उसमें होगा। चलिए, A माइनस इतना प्लस इतना, क्लियर हो गया, ये I1 में होगा। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से ये दोनों क्लियर क्या कर देगा, ब्रैकेट बंद करने पर 0 बिलोंग्स टू I1। आइडियल मतलब समझ लीजिएगा कि आपका रिंग ही हो गया, ऊपर से ही आ रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। ये B बिलोंग्स टू I1। देखिए, हम लोग कहीं लिखे थे, देयर एग्जिस्ट लिखे थे, A माने थे हम लोग, A माने थे I1 में, बट A doesn't belongs to I2। B माने थे I2 में, बट B doesn't belongs to I2। देयर एग्जिस्ट वाला वहां पे माने थे, I2 में था लेकिन ये I1 में नहीं था, ऐसा माने थे। सिंस I1 यूनियन I2 करके माने हुए थे, का मतलब I, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा वहां पे, शायद हम भूल गए थे देने के लिए। देखिए, तो B I2 में माने थे, लेकिन B कहाँ नहीं था, I1 में। लेकिन देखिए तो देखिए ना, अब वो तो हम मिटा दिए हैं, वो यहाँ पे है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा। दिस इज कंट्राडक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कंट्राडक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ये ले लिया। अब एक चीज और ले लेते हैं, अगेन फिर अगेन A माइनस B बिलोंग्स टू I2 है। देखिए तो A माइनस B बिलोंग्स टू I2 और
B belongs to I2, B भी belongs करता है I2 में, क्लियर है? Implies A minus B माइनस ऐसे, इस चीजों को थोड़ा सेट करना होगा, कैसे प्रूफ करें। देखिए तो I2 आइडियल है ना, जब I2 आइडियल है तो वो आइडियल किसका रहा होगा? रिंग का। जैसे सब ग्रुप था तो ग्रुप होता था कि नहीं? सब ग्रुप किसका? ग्रुप का। और ये जब ग्रुप का हो गया तो उसी तरह से आइडियल किसका? रिंग का। तो जो सब ग्रुप होता था वो ग्रुप होता था, जो आइडियल होगा वो रिंग हो, आइडियल होगा वो भी रिंग होगा। सब ग्रुप है किसका? ग्रुप का, तो वो एक ग्रुप कहलाएगा कि नहीं? हाँ। आइए अब यहाँ पर ये I2 क्या है? आइडियल है। किसका आइडियल होगा भाई? रिंग का। जो आइडियल रिंग का होगा वो फिर रिंग होगा कि नहीं? आइडियल रिंग का। तो जो आइडियल है वो रिंग होगा कि नहीं? तो ये एक रिंग होगा, और जब रिंग होगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी से माइनस B बिलोंग्स टू I2 होगा कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए ये चीज आप देखिए I2 में और ये चीज देखिए I2 में, तो ऐसा दोनों का माइनस जो है वो भी I2 में होगा कि नहीं? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल से ही, क्योंकि आइडियल का फर्स्ट थ्योरम वाला ही डेफिनेशन तैयार हुआ है हमारा कि दोनों का माइनस क्या होगा? दोनों का माइनस आइडियल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। इम्प्लाई दैट A माइनस B, ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस होना तय है, बिलोंग्स टू I2। इस चीजों को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो I2 आइडियल है। आइडियल है का मतलब रिंग है, रिंग है का मतलब अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना तय है। रिंग का फर्स्ट डेफिनेशन है। ये एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स इसका, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी होगा तो ये A होगा, बिलोंग्स टू I2 होगा। जरा हम लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन इतना, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ, ये वाले लिखेंगे, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और क्लोजर प्रॉपर्टी से तो ये दोनों इसी में होगा ही, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? A belongs to I2, देखिए तो A belongs to I1 बट A belongs to I2, not belongs to I2 का क्लियर हो गया कि ये क्या कंडीशन हो गया? दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगेन दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब यहां भी गड़बड़ हुआ, यहां भी गड़बड़ हुआ। मतलब ये साफ हो गया कि जो हमारा सपोजिशन था वो सपोजिशन गलत था। हमारा सपोजिशन क्या था? नाइदर I1 कंटेन्स टू I2 नॉर I2 कंटेन्स इन I1। तो इस हिसाब से हमारा जब सपोजिशन ये गलत हो गया तो दूसरा सपोजिशन हमारा सही क्या होगा कि आइदर I1 कंटेन टू I2 और I2 कंटेन्स इन I2 contains in I1। तो thus our assumption is wrong, that fact लिखिए। क्लियर है? अच्छा एक बात हाँ यहाँ याद रखने का एक तरीका बता देते हैं। देखिए ये वाला चीज यहाँ आप देख रहे होंगे और ये वाला चीज आप यहाँ देख रहे होंगे।
याद रखिएगा, इसी जगह आपका मिस्टेक होगा, याद तो हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक होगा। पहले क्लियर सी बात, ए पर बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में I1 पे बात होगा और सेकेंड पार्ट में I2 पे बात होगा। जब I1 पे बात होगा तो मानेंगे A बिलोंग्स टू I1। प्लेन सी बात है कि पहले आपको अच्छा कौन लगेगा लेने में, A माइनस B। क्लियर बात है ये। तो पहले I1 तो A लेकर के इसमें मान लेंगे और इसके बाद ये माइनस B I2 मान के, अब दोनों क्लियर, ये तो आसान तरीका हो गया। अब देखिए, अब आपका किसका बारी आ रहा है, I1 के बाद I2 का बारी आ रहा है। तो ये I2 में मानेंगे पहले A माइनस बी, क्योंकि हम वहां पे बाद में माने थे I1 में A माइनस बी, तो हम लोग I2 में मानने जा रहे हैं A माइनस बी। मान लिए A माइनस बी I2 में मान लिए। अब यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेटेड वाला पहले I2, I1 इजी, I2 कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर है। अब I2 में क्या माने, A माइनस बी बिलोंग्स टू I2। अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड है I2, ये बात हम पहले बता चुके हैं। लग रहा है समझने के लिए, ऐसे तो क्लियर हो ही गया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड में A माइनस बी पहले मान लेंगे और जब कॉम्प्लिकेटेड और B बाद में मानेंगे I2 में, क्योंकि I2 है तो B मानेंगे। अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड है तो माइनस B बिलोंग्स टू I2। देखे थे हम थोड़ा सा रुके भी थे उस जगह, तो क्लियर सा ध्यान रखिएगा। I1 इजी है तो सीधा A बिलोंग्स टू I1, A माइनस B बिलोंग्स टू I1। ऑपरेट करा देंगे दोनों का डिफरेंशियल फर्स्ट थ्योरम से क्लियर हो जाएगा। I2 हम बता रहे हैं आपको कॉम्प्लिकेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस बी पहले मानेंगे, B बाद में मानेंगे। A माइनस बी पहले मानेंगे, B बाद में मानेंगे। वर्ड यूज किए कॉम्प्लिकेटेड, B बिलोंग्स टू I2। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का मतलब यही कि माइनस B बिलोंग्स टू I2। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कुछ एक नया तरीका चाहिए। क्लियर है। अब इस दोनों को ऑपरेट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किए थे, ये दोनों ना करके ये दोनों ऑपरेट किए। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ गए और ऑपरेट करके हम लोग यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा एग्जाम में, वो हम बता दिए। 10, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 10 आवर इंजंक्शन इज रॉन्ग दैट फैक्ट। क्लियर है। Our assumption is wrong that fact neither I1 content in I2, वही लिखा है, एक ही लाइन में लेकिन होना चाहिए, आप लोग एक लाइन में लिखिएगा, और I2 content I1, therefore either I1 content I2 or I2 content I1. That is one ideal contains to other. ये लाइन यदि आपको लैंग्वेज में ना भी याद रहे तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन याद रखना है, अच्छी बात है। क्योंकि जो लिखेंगे भाई उनको फुल मार्क्स मिलेगा, और आप जब नहीं लिखेंगे इस लाइन को तो बताइए 8 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा। कटेगा, दोनों में कटेगा। चलिए आइए दूसरे थ्योरम पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम नंबर कितना है याद तो नहीं है। चलिए लेट समझा देते हैं थ्योरम क्या है। आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और एक कोई एलिमेंट है जो उस रिंग में है, और फिर ये आर ए जहां पे आर बिलोंग्स टू आर, और इस ए के बारे में तो बता चुके हैं कि आर में है। तो एक सेट है आर ए,
ये आर ए सेट जो है वो आइडियल होगा। एक कोई कम्यूटेटिव रिंग है, एक कोई एलिमेंट है रिंग में, एक सेट है आर ए। इस सेट में एलिमेंट इस प्रकार से है कि ये आर ए के फॉर्म में है, मतलब पहला एलिमेंट आर है जो इस रिंग आर का है और दूसरा ए है। ए के अप्रत्यक्ष बारे में तो बोलिए कि वो आर का है, तो हमको दिखाना है कि ये चीज जो है हमारा प्रूफ करना है कि आइडियल होगा। आइडियल ऑफ रिंग लिख देते हैं हम, इसमें हर जगह लिख सकते हैं पहले वाले थ्योरम में भी। तो आइडियल इज एन रिंग। मान लीजिए यू और भी दो एलिमेंट है, वो इसका है। यदि ये ऐसा चीज है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा बताइए? u माइनस वी कहाँ दिखाना पड़ेगा? इस सेट में दिखाना पड़ेगा। यदि u R1 में है, पहला चीज तो ये हो गया। अच्छा, u यदि R इतना में है, R बिलोंग्स टू R में है, तो u R दिखाना पड़ेगा R A में, क्योंकि जिसको आइडियल दिखाना होता है रिजल्ट फाइनली उसी में आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये है। अच्छा, कम्यूटेटिव रिंग है, तो ये बात क्लियर है कि ये कैसा आइडियल है? इसमें आर ए का एलिमेंट किस साइड है? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? तो आर ए का एलिमेंट यू है। देखिए यू किस साइड है? तो लेफ्ट साइड है। तो ये कैसा आइडियल हो गया? राइट आइडियल हो गया। नेमिंग अपोजिट होता है, राइट आइडियल हो गया। अब बताइए, अब ये तो राइट आइडियल हो गया। अब कम्यूटेटिव दिया हुआ है। हम थ्योरी जब लिखा रहे थे आइडियल का तो बोले थे यदि रिंग आइडियल हो जाए, यदि रिंग आइडियल हो, रिंग कम्यूटेटिव हो जाए तो उसका लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल आर सेम। नोट में लिखाए होंगे। तो ये राइट लेफ्ट राइट आइडियल हो गया, तो लेफ्ट आइडियल भी क्या हुआ? सेम हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये आइडियल हो गया। तो ये बात क्लियर है। बस यही थ्योरम है, पूरा कहानी खत्म है। ये दो ऑपरेशन दिखा देंगे और ये बात क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है। इफ लेट से लिख रहे हैं, इफ से लिखिए, इफ से आएगा आपका। इफ R is a commutative ring, and A belongs to R. A belongs to R. Then the set RA is equal to RA, R belongs to R, is an ideal of ring R. गिवन दिया हुआ है R is commutative ring, and A belongs to R. It is also given that और इसके अलावा ये भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R A सेट दिया हुआ है इज इक्वल टू R A, where R belongs to R. We have to show that R A is an ideal of ring। ये तो
जानते हैं हम लोग, पिक वहीं से करते हैं किसी थ्योरम का जहाँ से कुछ दिया हो, जो दिया हुआ था आर रिंग दिया हुआ था लिख दिए, ए बिलोंग्स टू आर दिया हुआ था लिख दिए, एक सेट दिया हुआ था आर ए वो भी लिख दिए, प्रूफ करना है कि आर एक रिंग है वो भी लिख दिए। अब हमको प्रूफ करने का अब ओरिजिनल वर्क चालू होगा हमारा। कोई एलिमेंट मानेंगे आर ए में, कोई एलिमेंट मानेंगे आर, दो एलिमेंट मानेंगे आर ए में, आइडियल दिखाना है तो दोनों को माइनस करेंगे तो उसी में होगा। तो यदि हो जाता है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ, और एक नॉन इम्पैटिव सबसेट भी होना चाहिए। तो वो नॉन इम्पैटिव सबसेट तो होना तय है, क्योंकि ये आर ए जो है इसमें एलिमेंट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, कुछ एलिमेंट आए ना आए, ये यदि 0 है, ये मान लीजिए ये ए है, ये आर रिंग से आना है, और ये रिंग से जब आएगा तो वो कुछ आए ना आए, वो आज 0 आना ही है, 0 आएगा ही क्योंकि रिंग से आना है। तो वो क्लियर सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अंडरस्टूड है आपका। तो उस हिसाब से आ रहे, और यदि आप लिखना चाहें तो लिखे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको जो चीज़ दिखाना है तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेन ओरिजिनल वर्क चालू होगा हमारा। नाउ लेट यू भी बिलोंग्स टू आर ए। थोड़ा सा हम अलग अलग न लिख के एक में लिखते हैं, ठीक है। वेयर, जहां पर u बराबर मान लीजिए R1 A एंड v बराबर R2 A। और भी बात लिखना होगा, R1 और R2 ये दोनों R से आएगा, क्लियर है, क्योंकि ये वाला चीज जो आना है वो R से ही आना है। तो ये वाला चीज जो आया, ये भी जो चीज आया वो R से आया। चलिए नाउ, ये नाव में जो है गेट नहीं देंगे, साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे नाव में लिखेंगे u माइनस भी इज इक्वल टू, u का वैल्यू कुछ दिया हुआ है R1 A माइनस v का भी वैल्यू दिया हुआ है R2 A। इन चीजों को लिख सकते हैं R1 A प्लस माइनस R2 A। अब इस चीजों को लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू देके R1 प्लस माइनस R2 A बाहर। ऐसा क्यों लिखे भाई, एक लाइन और एकदम पूरा तोड़ देते हैं। ये R1 A प्लस माइनस R2 A, R1 प्लस माइनस R2 बाहर कर लीजिए, कारण दीजिए, ये A बाहर हो गया, कॉमन ले लीजिए, बात सही है। आपका मैथमेटिक्स नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, रीजन देना पड़ेगा। ये इससे सारा चीज जो है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, या रिंग से, रिंग से आ रहा है। और रिंग का डेफिनेशन ही है कि बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक बात और, यदि आप माइनस यहाँ न भी हटाते तो हो जाता, तब आपको कहना पड़ता कि बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक थ्योरम था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, तो कहते बाय जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से, और यदि ऐसा किए तो ये लिखना पड़ा माइनस का, क्योंकि प्रूफ भी वहां हम लोग इसी तरह किए थे, बोल रहे थे एकदम रिवाइज कराना है, करा देंगे। चलिए अब ये चीज है, इसको R3 के बराबर मान लीजिए और ये A के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत। ये जहां पर वेयर R1 प्लस माइनस R2 बराबर क्या माने हैं जी, R3 माने हैं। R1 कहाँ का एलिमेंट, R का, R2 कहाँ का, R का। R क्या है, रिंग है, दोनों को जोड़ने पर एलिमेंट कहाँ जाएगा, रिंग में जाएगा। अच्छा R2 R में है, R रिंग है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फर्स्ट 5 वाले से उसका इनवर्स भी उसमें होगा, तो ये फिक्स है कि वो बिलोंग करेगा रिंग। इतना सा बात समझ के ही लिखिएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। चलिए ये फॉर्म देखिए तो इस फॉर्म से मिलता है कि नहीं,
वो पक्का बिलोंग करेगा कि नहीं आर ए में, दैट इज यू भी इम्प्लाइज कीजिए, इम्प्लाइज बिलोंग्स टू आर ए। अब लिखिए दैट इज यू भी बिलोंग्स टू आर ए इफ करके, जैसे हम लोग लिखते हैं वी हैव u माइनस भी बिलोंग्स टू आर ए। दो आर ए में है, दोनों का माइनस कहाँ गया, आर ए में गया। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन वाला एक कंडीशन तो फुलफिल किया, माइनस वाला फुलफिल किया। अब ये वाला हम करा लेते हैं, बहुत इजी है, एकदम इजी है। Again, let u belongs to RA, R belongs to R। जहां पर u बराबर तो जान ही रहे हैं R1 A, RA belongs to R। चलिए ना लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे, निकालने में आसान क्या होगा, यू। याद रखिएगा ये यू एलिमेंट यानी कि जिसको आइडियल दिखाना है उसको राइट साइड लीजिएगा, राइट सही होता है ना, इसलिए राइट सोच के रखिएगा, ये पता चल जाएगा। उधर लेते तो फिर कम्यूट कराना पड़ता, गुना कराना, बहुत दिक्कत होता। देखिएगा प्रॉब्लम दिखाएंगे कैसे होगा। ये आर है, u1 का वैल्यू कितना है, RA1 है। अब देखिए ये आराम से इधर आ जाएगा, जब रिंग जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, 2 नंबर का 2 नंबर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट में 5 दूसरे में 2, अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये अभी आपको क्या होगा, आराम से आप इधर ले आएंगे, नहीं तो बड़ा झंझट होता है। इस साइड ये रहता ना, ये वाला आर इस साइड रहता, तो इस आर और इस आर को मिलाने में भी आपको टेंशन होता। तो इसलिए हम इसको u के एलिमेंट को इधर रखें, यानी कि u को इधर रखे, आर के एलिमेंट को इस साइड रखे, यही प्रॉब्लम हो जाता है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपका रिजल्ट, ये मान लीजिए R4 है, क्योंकि एक R3 मान चुके थे तो R4 हो गया। ये किसमें बिलोंग करेगा, हमारा RA में। क्यों करेगा, जिस जगह भी एसोसिएटिव यूज किया उसको ठीक अंडर मल्टीप्लिकेशन उससे में होगा। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि R belongs to R, R1 belongs to R implies that R into R1 equal to R3 belongs to R, और R क्या है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, इतना आसानी बात लिखेंगे तो चलेगा, समझिएगा सारा बात। क्या इंप्लाई किया भाई, RU belongs to RA, that is if U belongs to RA, R belongs to R, we have हमारे पास है, क्या है, RU belongs to RA। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, which implies that therefore दो कंडीशन, माइनस वाला और ये वाला इसमें हो गया। इसमें देखिए RA का एलिमेंट किस साइड है, राइट साइड है, तो RA कैसा आइडियल, देयरफॉर RA इज लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट
आर ए इज कैसा आइडियल, लेफ्ट आइडियल हो गया, बट लेफ्ट आइडियल लिख देते हैं किसका, ऑफ ए रिंग आर, बट लेकिन आर इज commutative ring, therefore RA is also राइट साइड था तो लेफ्ट आइडियल हो गया, अभी ऑल्सो लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग। देखिए तो ये लेफ्ट आइडियल भी हो गया और ये राइट आइडियल, राइट आइडियल, ये लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल हो गया। Therefore, hence what कीजिए, hence RA is an ideal of ring R। कोई दिक्कत नहीं ना, रिंग हो गया, देखा चलिए। चलिए इसके बाद ये इसके पहले वाला थ्योरम, ये भी थ्योरम कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कदाल साइड पूछा है, ध्यान में नहीं है। इसके बाद एक हमारा थ्योरम आ रहा है कि कोई फील्ड है, तो खतरनाक है, आगे पढ़ाए पढ़िए, खत्म हो जाएगा। फील्ड कहता है इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ाइए, पढ़िए ना, इधर से थोड़ा सा फट में खींचते हैं, इधर समझाएंगे, पुराना बात ध्यान से रखिएगा तो समझ में भी आएगा। चलिए कोई फील्ड है तो वो कहता है फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, मतलब उसके पास जो आइडियल होगा, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा आइडियल होगा, और ये जो आइडियल होगा, आइडियल दो प्रकार का हम बताए थे, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर वाला है कि जीरो और इटसेल्फ, और एक प्रॉपर अदर देन जीरो और इटसेल्फ। देखिए फील्ड, देखिए रिंग का डेफिनेशन पढ़े, रिंग के डेफिनेशन के बाद हम लोग फील्ड के डेफिनेशन पे आए। तो फील्ड का डेफिनेशन हम लोग कैसा पढ़े थे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रिंग में रिंग लेंगे, और यदि रिंग में ऐसा होता है कि एवरी नॉन जीरो और एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तक आए, और इसके बाद फील्ड और स्क्यू फील्ड पे गए, तो फील्ड तक जैसे हम पहुंचे तो फील्ड के बारे में डेफिनेशन तैयार हुआ, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ध्यान से सुनिएगा, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ टू एलिमेंट्स बताए थे, वो टू एलिमेंट पूछे भी थे कि वो टू एलिमेंट्स कौन कौन सा। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ब्रैकेट में लिखे थे हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, जिसमें एक आइडेंटिटी और एक यूनिट एलिमेंट, तो इसलिए डेफिनेशन तैयार हुआ। ए नॉन जीरो ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज said to be filled if every non zero element has multiplicative inverse। और उसी तरह हमारा स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, उसका नाम दो था, स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग, याद रखिएगा।
नो ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो वहाँ क्या था कि एक कम्यूटेटिव वर्ड हम लोग वहाँ से हटा लिए थे, ए रिंग विथ यूनिटी हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, वहाँ भी पूछे थे 0 और 1, ठीक है, 2 एलिमेंट इज सेड टू बी स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किए थे वहां से। इसके बाद फील्ड के बाद हम लोग कहाँ चले आए थे, यानी कि रिंग, रिंग के बाद कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी वर्ड भी लाए साथ में, और इस दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बना, फील्ड बना। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, आइडियल। ये आइडियल किसका था, रिंग का था। अब देखिए कितना अच्छा बात है, कहता है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। बताइए, आइडियल अभी तक चर्चा हो रहा था, हमेशा आइडियल किसका होगा, रिंग का होगा। अब यहाँ पे चर्चा थोड़ा परिवर्तित हो गया है। अब क्या हो रहा है कि अब हमारा आइडियल जो है वो फील्ड का होगा। फील्ड भी तो आइडियल है, सॉरी फील्ड भी तो रिंग है, फील्ड भी रिंग है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जुड़ता है। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में एक कंडीशन जुड़ता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो तुरंत हमारा किस चीजों पे आ जाता है, फील्ड पे आ जाता है। तो आइडियल अभी हमारा हो क्या रहा था, किसका, रिंग का। अब आइडियल किसकी चर्चा शुरू कर दिए, फील्ड पर। अब ये कहता है कि ये फील्ड का जो आइडियल होगा वो प्रॉपर हैज नो प्रॉपर आइडियल, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर पे बात किए कि वो इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, मतलब इसी प्रकार का आइडियल होगा, मतलब इटसेल्फ जीरो वाला होगा या इटसेल्फ वाला होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है ये, इसको कंप्लीट करेंगे। थ्योरम लिखते हैं। अब थ्योरम में तो याद नहीं है, आप लोग काउंटिंग कर लेंगे थ्योरम। क्या था, ए फील्ड has no proper idea. A field has no proper idea. बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आइडियल मानेंगे, प्रूफ लिखिए। बहुत ही अच्छा थ्योरम है, बहुत ही अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। लेट I be any ideal of a field F। क्या प्रूफ करना है कि उसके पास we have to show that हमको दिखाना है field F has no proper idea, that is I is improper, that is I is improper ideal of ये बात हम फिर से एक बार कह दें कि अभी तक आइडियल हमारा रिंग का हो रहा था, अब हमारा आइडियल का होने जा रहा है, फील्ड का होने जा रहा है, फील्ड का होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस जगह, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, दैट इज टू प्रूव I to prove बस I is improper ideal
क्लियर सी बात है, ज्यादा लिखेंगे तो आपके दिमाग में भी सेट भी नहीं रहेगा, कितना लैंग्वेज चेंज करेंगे। ठीक, इम्प्रॉपर आइडियल में ऐसा है, इफ I इज इक्वल टू इतना, हमको प्रूफ करना है कि I इम्प्रॉपर है, मतलब I ये है या खुद वाला है, बराबर वाला है। ठीक है, तो हम अब आपको बता दें कि ये जब जीरो के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी वाला हो जाए, जिसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जीरो एलिमेंट हो जाए, देन देयर इज नथिंग टू बी। देखिए, जब आई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट जीरो है, तो उसमें क्या प्रूफ करना, उसका तो वो तो फील्ड ही तैयार नहीं होगा, हमारा फील्ड ही तैयार नहीं होगा। क्लियर सी बात है, फील्ड तैयार होने के लिए अभी नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, और उसमें एक ही एलिमेंट है जो जीरो के बराबर है, तो ये तो वैक्यूअसली ट्रू माना गया। आई जब जीरो के बराबर नहीं हो, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब ये आई जीरो के बराबर नहीं हो तो साबित करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा, ये आई को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फील्ड है, क्योंकि इम्प्रॉपर आइडियल का मतलब होता है वो जीरो वाला या खुद, तो किसका इम्प्रॉपर आइडियल, फील्ड का इम्प्रॉपर आइडियल, तो या तो जीरो वाला या तो वो खुद, यानी कि एफ, यानी कि आई एक आइडियल माने, यदि जब जीरो होगा तो जनरली प्रूफ हो ही गया, जब एलिमेंट ही उसमें नहीं है, प्रूफ करने का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, तो हम प्रूफ कहां से करेंगे। और जब वो जीरो के बराबर नहीं है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब एफ, बहुत इजी, आई देन तो दैट आई इज इक्वल टू, समझ में आएगा। चलिए, सिंस आई इज नॉट इक्वल टू इतना, मतलब इसमें जीरो, ये जीरो सेट, ये भी सिंगलटन सेट है, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगलटन सेट है, उसमें एक एलिमेंट जीरो है, और कहता है कि वो सिंगलटन सेट जीरो वाले के बराबर नहीं है, मतलब उसमें उस जीरो के अलावे कोई और एलिमेंट है, नेगेटिव तो जा नहीं सकता, संभव है, तो उसमें कोई एक एलिमेंट है जो जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि जीरो के बराबर आता तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्लियर सी बात है। तो मान ले क्या इंप्लाई करेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, व्हिच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन नॉन जीरो एलिमेंट, वन नॉन जीरो एलिमेंट which belongs to आइडियल आई में है, implies that is A belongs to I। आई आइडियल है, किसका आइडियल है भाई, फील्ड का है। देखिए, आई यानी आइडियल ऑफ फील्ड आइडियल, तो वो नॉन इम्पटी आ ही रहा होगा, नॉन इम्पटी रहा होगा, और वो सबसेट किसका रहा होगा, जिसका आइडियल है, तो फील्ड का आइडियल है तो फील्ड का सबसेट रहा होगा, सबसेट ऑफ एफ। ये इसका सबसेट क्यों रहा, समझ में आया, आइडियल किसका है, फील्ड का है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, आइडियल का ये डेफिनेशन है, कैरेक्टर है कि जिसका आइडियल बनेगा उसका सबसेट होगा, विच इंप्लाइज दैट, ये इसका इसमें है और ये इसके सबसेट है, ये इसमें चला गया, विच इंप्लाइज दैट एफ फील्ड है, फील्ड का डेफिनेशन ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इसके बाद एक चीज जुटेगा उसमें, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए एफ में है तो वो नॉन जीरो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड के डेफिनेशन से
ना ए बिलोंग्स टू, अच्छा फील्ड के डेफिनेशन में क्या क्या था जी? फील्ड का डेफिनेशन क्या था? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके पहले कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब उसमें यूनिटी एलिमेंट होता है ना। तो ए बिलोंग कहाँ कर रहा है पहले ये बता दीजिए। ए बिलोंग कर रहा है आई में, पहला बात। और ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बिलोंग्स टू एफ। लिख देते हैं ए, लिख देते हैं बगल में ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो तो होता है। और ये क्या है? एफ, ये बड़े, ये छोटी ब्रैकेट में देते हैं और बड़ी ब्रैकेट में कोमा दे करके ये फील्ड, ये एफ फील्ड है। और इसमें होता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इसलिए यूनिटी एलिमेंट कंटेन किया। इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आई, वन बिलोंग्स टू एफ, आइडियल है ए इंटू वन बिलोंग्स टू आई। कैसे जी? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इस जगह ब्रैकेट में लिख देते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का कंडीशन नंबर 2 क्लियर था। ए बिलोंग्स टू इतना, इतना बिलोंग्स टू इतना, तो दोनों का गुना आइडियल में होगा। आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड, नेमिंग होगा ये राइट आइडियल। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ए बिलोंग्स टू आई यूनिटी एलिमेंट के साथ। देखिए तो ये वाला चीज और ये वाला चीज, ए कहाँ है? एफ में है। ए कहाँ है? आई में है। दैट इज ए बिलोंग्स टू एफ एंड ए बिलोंग्स टू आई implies that f is the subset of I। इक्वेशन नंबर अल्फा मान लेते हैं इसको। आइए लास्ट क्लियर। Now since I is ideal of field F, which implies that I is non-empty and subset of field F, that is I is the subset of by definition। ये तो डेफिनेशन है जो भी आगे यहाँ भी यूज किए थे, अब यहाँ यूज किए थे कि नॉन-एम्प्टी होगा तो जीरो वाला है, और जब जीरो वाला आने वाले एलिमेंट और पड़ेगा। ये बात बोल रहे थे और अभी जरूरत पड़ गया। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, ये इक्वेशन नंबर बीटा, इक्वेशन अल्फा एंड बीटा implies that। देखिए A is the subset of B and B is the subset of A, क्या इंप्लाई करेगा? A is equal to B। क्लियर है? A is the subset of B। उसी तरह से देखिए F is the subset of I, I is the subset of F, क्या इंप्लाई कर दिया? F is equal to I। हमको प्रूफ भी यही करना था, ये चीज प्रूफ करना था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। Therefore field F has only improper ideal, that is थ्योरम के नाम पर जैसा लिख दीजिए, a field has no
प्रॉपर आइडियल। हम लोग देखें कि ये f जो हमारा है, f जब 0 के बराबर नहीं था, 0 के बराबर था तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना था, और जब 0 के बराबर नहीं है आइडियल 0 के बराबर है तो हो ही गया प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल। और i जब वो 0 के बराबर वाला नहीं था तो वो देखे कि f के बराबर है, यदि 0 के बराबर है तब तो वो इम्प्रॉपर आइडियल हो गया, और जब वो 0 के बराबर नहीं है तो अब निकाले उसको, तो वो निकल गया f के बराबर। तो f के बराबर निकल गया मतलब वो भी तो एक आइडियल ही था, तो एक बार 0 के बराबर वाला जो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, और जो 0 के बराबर नहीं है वो f के बराबर निकल गया। यदि वो प्रॉपर आइडियल होता तो f के बराबर नहीं निकलना था, कुछ और निकलना था, उससे छोटा निकलना था। तो क्लियर हो गया, वो f के बराबर निकल गया। तो क्लियर हो गया कि एक 0 के साथ तो हो ही गया, एक प्रॉपर वाला यानी कि वो f के बराबर हो गया, पूरे के बराबर हो गया। तो इस दोनों को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं, यानी कि पूरे प्रॉपर के बराबर होता है तो इम्प्रॉपर आइडियल। क्लियर सी बात है, बहुत खास बड़ी बात है नहीं। तो ठीक है, हम लोग फिर अगले दिन अगले थ्योरम के साथ आएंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा। ये लास्ट थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।